बहुत ज़्यादा होते हैं तो जल्दी आ जाते हैं। तो एक गोष्ठी हम कर रहे थे, तो ये एक बहुत ही अहम फाउंडेशन है। बहुत बढ़िया। इसलिए इसको समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग उस प्रवृत्ति से आ रहे हैं कि जिसमें हमने एक चीज़ देखी है, ये शरीर है, आँख देखती है, कान सुनता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से देखूं तो उसका अपना एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल ठीक है। और आध्यात्मिक तरीके से देखिए तो आत्मा कहाँ है, मन कहाँ है, उलझते जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो फिजिकल बॉडी का और ये जो एस्ट्रल बॉडी है, जो भी कहिए, उनका क्या संबंध है? भाव संबंध है, या एक उदाहरण दे के आप बताएंगे? जैसे हम देखते हैं, तो जैसे मेडिकल साइंस में हम देखते हैं, कैमरे की तरह फ़ोटो खींची रेटाइना पे, लाइब्रेरी है ब्रेन में, आपने मैच किया कि ये सोमजी हैं, हमने पहचान लिया। तो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से इस कड़ी को कृपया हम सबको एक बार अच्छे से समझा दें। जी जी, माइक। लास्ट सेशन में हमने देखा कि बहुत ही सरल तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि मैं और मेरा शरीर दो अलग अलग भाग है, और मेरे शरीर की क्या ज़रूरत है और मेरी क्या ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ों में भी हमने बहुत क्लियरली हमने डिफ़ाइन कर पाया कि दोनों में क्या ज़रूरत है करके। और अधिकतर अभी तक जो हम जूझते आ रहे हैं वो इसी डिफरेंस को ना समझने की वजह से हम जूझ रहे हैं डेली की ज़िंदगी में। तो अब ये साफ दिख रहा है कि मेरी शरीर की ज़रूरतों को मुझे मिक्स नहीं करना है मेरी ज़रूरतों की वजह से के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी। तो देखिए, आप दोनों ने ही अपने अपने तरीके से अपने भाव को व्यक्त किया है, और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जब आध्यात्मिक तरीके से बात करते हैं तो आत्मा परमात्मा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पकड़ में आता नहीं है। जब साइंस की बात करते हैं तो ब्रेन शरीर को चलाता है, ऐसा हम मानते हैं। देखिए, दोनों में फ़र्क काफ़ी बड़ा है। साइंस ये कहता है कि जड़ से चेतना पैदा हुआ, केमिकल लोचा, मतलब ब्रेन के रूप में जो कुछ भी भौतिक, रासायनिक, फिजिकल, केमिकल मटेरियल है, उसी का एक एक्सप्रेशन भाव है, ऐसा साइंस मानता है। जबकि अध्यात्म इसके बिल्कुल उल्टा मानता है कि चेतना से जड़ की उत्पत्ति हुई, ऐसा साइंस, ऐसा अध्यात्म मानता है। दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ हम खड़े हैं, यदि वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पहुँच से बिल्कुल आगे निकल जाती हैं। फिर या तो हम मान लेते हैं या हम नहीं मानते हैं, और बिना जाने मान लिया और नहीं मान लिया दोनों एक ही बात है। उससे कोई बहुत बड़ा उद्धार तो नहीं हो पा रहा है। तो अब हमने बहुत स्थूल रूप में आवश्यकताओं को देख के समझने की कोशिश की है। यदि आवश्यकताओं को देखो, यदि हम तीनों 2, 3, 4 तरीके से देखेंगे, हम चाहनाओं के रूप में देखेंगे, आवश्यकताओं के रूप में देखेंगे, क्रिया के रूप में देखेंगे, और फाइनली अनुभूति में उस वास्तविकता को देखेंगे। सही क्या है, गलत क्या है? सच्चाई और अच्छी बात यह है कि सही ना अध्यात्म का है, ना साइंस का है, ना आपका है, ना मेरा है, ना नागराज जी का है ना? अस्तित्व में कोई सच्चाई निश्चित ही होगी,
भारत में ब्रेन चलाता है, अमेरिका में ब्रेन चलाता हो और भारत में आत्मा चलाती हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और किसी धर्म विशेष में ब्रेन चलाता हो और किसी साइंस कम्युनिटी में ब्रेन चलाता हो और किसी आध्यात्मिक कम्युनिटी में आत्मा चला ले, ऐसा भी नहीं होगा। तो सच्चाई तो जो भी है वो अपने आप में निश्चित है, हमारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन सही है, उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण यही है कि हम आचरण पूर्वक जी सकें। आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले, और ख़ासकर इसी पे वो ज़्यादा फिट बैठती है, मसूरी में मैं एक शिविर कर रहा था। और मसूरी में लोग क्या है, अपनी पत्नियाँ अक्सर, पति ज़्यादा बाहर निकलते हैं और वो इसी तरह की नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और पत्नियों को लगता है यार साल भर में कहीं घुमाने ले चलो, तुम ले जाके किसी शिविर में बिठा दोगे। तो मसूरी में दोनों कॉम्बिनेशन काम कर जाते। वो बोलते हैं घुमा के लाएंगे, घुमाने ले जाएंगे और शिविर में ले आते। तो चंडीगढ़ से 5 डॉक्टर अपनी पत्नियों के साथ शिविर में आ गए और वो आए शिविर में दूसरे दिन शाम को। अब तीसरे दिन से, अभी थोड़ा सा हम देर से शुरू करते हैं इसको, उस समय तीसरे दिन ही शरीर जीवन अलग अलग आवश्यकता की बात करते थे। अब भाई साहब ने थोड़ी देर तो सुना, उसके बाद वो नाराज़ हो गए। नाराज़ भी ज़ोर से हो गए। आपके पास क्या एम्फेरिकल डेटा है? मैंने तो एम्फेरिकल नाम ही पहली बार सुना था। तो बोले आपके पास क्या एम्फेरिकल डेटा है? साइंस का इतना शोध है और इतनी सारी उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, आप किस अधिकार से कह सकते हो कि दोनों अलग अलग है? तो मैंने कहा देखो बात तो आपकी ठीक है, इस पे आपने ज़्यादा सोचा होगा। मैंने तो जितना समझने की कोशिश की है वही थोड़ा दर्शन पढ़ा है, कुछ ऑब्जर्वेशन लिया है, कुछ ज़िंदगी में जीने की कोशिश की है। पर मैं कहा देखो एक सामान्य आदमी होने के नाते मेरे को इससे कोई, ऐसे लोग बोलचाल में ये भी बोलते हैं किसी किसी का दिमाग घुटने में होता है। तो मैं अब 3 जगह हो गई, घुटना हो गया, ब्रेन हो गया और आत्मा हो गई। और चौथा ये बोल रहे हैं यार जीवन नाम की कोई रियलिटी है, ये शरीर को चलाता है। अब घुटना चलाए, ब्रेन चलाए कि आत्मा चलाए या कुछ और भी आ जाए, अपने को इससे क्या लेन देन है? अपने तो इतना ही चाहता है यार भाव और विचार में स्थिरता आ जाए, मेरे भीतर अभाव से मुक्ति हो जाए, भय से मुक्ति हो जाए, मेरी परिस्थितियों में जो भी कुछ घटनाएं हैं उनको मैं प्रॉपरली हैंडल कर, बिना हिले डुले हैंडल कर पाऊँ, और ये समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। ऐसा ब्रेन मानने से होता हो अपने को क्या दिक्कत है, और ऐसा घुटना मान के होता हो तो भी अपने को क्या दिक्कत है, और ऐसा ये समझने से होता हो तो भी आपको क्या दिक्कत है। तो मैं तो ऐसा कुछ बोल ही रहा था, तो उनकी वाइफ खड़ी हुई, बोलती है भाई साहब मैं इनके साथ 25 साल से जी रही हूँ, इनको कुछ समझ में नहीं आया है। तो भाई साहब एक के साथ 4 फ्री में निपट गए। अब अगले 5 दिन वो कुछ नहीं बोले, शिविर चलता रहा। लास्ट में पहुंच गए, समापन हो गया, सबने अपना फीडबैक सेशन में कुछ कुछ कहा। उन 5 ने एक साथ ये बोले बात तो ठीक है, बात तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल अब ठीक लग रही है। अब एंड तक पहुंचते पहुंचते आके लग रहा है कि यदि इस पूरी थियरी को हम हाइपोथेसिस भी माने तो लॉजिकली हमारे पास कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई जगह नहीं। मिनिमम हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसको हाइपोथेसिस मानते हैं। और प्रैक्टिकली जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने, पुराने लोगों ने, कुछ लोग शिविर में पुराने होते ही हैं, पुराने लोगों ने जिस तरह से शेयर किया है कि उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं और ऐसा बहुत सारा एजुकेशन और तमाम जगह प्रयोग हो रहा है, तो लोग काफ़ी खुश हुए। तो देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने साइंस भी भागवत जैसा ही पढ़ी है। तो एक ज़माना था कि विज्ञान को अपनी बात कहने के लिए धर्म की परमिशन की ज़रूरत थी। अब एक ज़माना है कि धर्म को अपनी बात कहने के लिए विज्ञान की परमिशन की ज़रूरत है। अब एक तीसरा ज़माना आएगा जब दोनों को अपनी बात कहने के लिए प्रमाण की परमिशन की ज़रूरत होगी। कैसा रहेगा? अब प्रमाण बोलेगा, थियरीज नहीं बोलेगी। हमने बहुत थियरीज पढ़ ली। तो फाइनली क्या है
यदि वो जिंदगी में प्रमाणित होता हो, जिंदगी में प्रूव होता हो, वो रिजल्ट देता हो और सभी की ज़िंदगी में मासेस में देता हो, फिर अनुभूति में तो जाके देखा ही जा सकता है कि सच्चाई कैसी है। और खुशी की बात, जैसा कि मैंने पहले कहा और जहाँ से मैंने इस शिविर को शुरू किया था, कि खुशी की बात यह है कि धरती के सभी मानवों में समझने की क्षमता समान है, विचार की ताकत सभी में असीम है और ये अस्तित्व अपने आप में नियमपूर्ण है। ये ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना जैन का है, ना बौद्ध का है, ना पुरातन है, ना नया है। ये तो नित्य है, नूतन है, हमेशा है, शाश्वत है, निरंतर है। तो जब भी वास्तविकता को पहचानेंगे, वास्तविकता जैसी है वैसी है और फाइनली वो आचरण में रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी एक व्यक्ति की ज़िंदगी में भाव और विचार की स्थिरता के रूप में रिफ्लेक्ट होगा, एक परिवार में समाधान समृद्धि के रूप में रिफ्लेक्ट होगा, एक समाज में भय मुक्ति के अर्थ में रिफ्लेक्ट होगा और फाइनली व्यवस्था के अर्थ में रिफ्लेक्ट होगा। इतना किसी भी तरीके से हो जाए अपने को स्वीकार। तो ये एक बर्ड व्यू बना के हम चल सकते हैं। तो जहाँ से हमने बात शुरू की है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युद्ध करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्यार करते हैं। जो कुछ भी हमने अभी तक किया है, मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही किया है। तो आवश्यकता को देखने से हमारे ध्यान में काफ़ी क्लियरली आ रहा है कि ये दो तरह की आवश्यकता हैं। यहाँ के हमारे पास 2-3 सूत्र काफ़ी क्लियरली सामने आते हैं। एक सूत्र ये निकल के आता है कि सुविधा से सुख नहीं। सुविधा से सुख नहीं। दूसरा हमारे ध्यान में ये आता है कि सुख से सुविधा नहीं। तीसरा, समाधान से सुख। चौथा, श्रम से समृद्धि। ये 4 सूत्र यहाँ से निकलते हैं। धीरे धीरे हम विस्तार से देखेंगे। केवल ऑब्जर्व करते जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। किसी भी चीज़ को मानने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी कोई शंका है उसको क्वेश्चन के रूप में कॉपी के बैक साइड में कम से कम रखते जाएं, चर्चा भी करते जाएंगे और धीरे धीरे आगे आगे कुछ कनेक्शन और जुड़ते जाएंगे। जैसे कितने लोग अपनी ज़िंदगी में अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि मैंने देख लिया है कि सुविधा में सुख की निरंतरता नहीं है और ये मेरे को स्वीकार हो गया है। कितने लोग अपनी ज़िंदगी में देख के बोल सकते हैं? ठीक हो गया? तो सुविधा में सुख की निरंतरता नहीं है का सीधा मतलब है यही बोल रहे हैं कि कितना पैसा होने से मेरे भाव और विचार में हमेशा के लिए भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति हो जाएगी, है ना? कितना धन और पद होने से संबंध में तृप्ति की निरंतरता बन जाएगी, समाज भय से मुक्त हो जाएगा। तो ये हमको स्वीकार हो गया कि साधन की औकात भी पहली बार ठीक से समझ में आ रही है कि कुल मिला के साधन मानव के जिंदा रहने के अर्थ में उपयोगी है और वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन जीने का पर्पस तो नहीं है, है ना? पर्पस तो कुछ और है। तो पर्पस तो इतना ही है कि मैं जी पाऊँ। तो सुविधा से सुख नहीं, ये हम सब ने काफ़ी हद तक देखा है। इसको और चर्चा करेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल आता है कि सुख से सुविधा नहीं। मतलब सुख मतलब भाव और विचार, समाधानित भाव और विचार, समाधान संपन्न भाव और विचार होता है तो इसका नाम सुख है। तो मैं मतलब समझदार हो गया। तो मैं समझदार हो गया तो भूख लगेगी कि नहीं? ठंड लगेगी? गाड़ी की आवश्यकता? तो इसका मतलब है मेरे समझदार होने से गाड़ी नहीं टपक जाएगी।
मैं दिन भर बोलता हूँ सुबह से शाम तक, ना खाना प्रकट होता, ना कुर्सी मेज प्रकट होती, ना कोई और चीज़। इसका मतलब है मैं समझ के रूप में, मैं भाव और विचार के रूप में किसी स्थिरता को पा गया, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे मेरी भौतिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इसका मतलब दोनों मेरी समान रूप से आवश्यक आवश्यकताएं हैं। तो भौतिक आवश्यकता चाहे मैं करूं या मेरे लिए कोई और करे, अल्टीमेटली मैं खाना खाता हूं तो किसी खेत में पैदा होता है और कोई उसके लिए श्रम करता है। बिना श्रम के भोजन नहीं आ रहा है, मैं करूं या मेरे लिए कोई और करे, कोई तो कर ही रहा है। तो बिना श्रम के भौतिक वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है। भौतिक वस्तु जब भी उपलब्ध हो रही है तो किसी श्रम से ही उपलब्ध हो रही है। तो यहाँ हमारे पास एक क्लियर निष्कर्ष की जगह बनती है कि यदि मानव है तो उसके दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक प्रकार की आवश्यकता हमने काफ़ी पहले चर्चा कर भी लिया है, केवल देख लेते हैं। तो एक आवश्यकता उसकी भौतिक है और दूसरा भाव है। तो अब ये समझ में आ गया कि भौतिक आवश्यकता के रूप में जिसको हम कह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान आदि की बात कर रहे हैं, और जब भाव की बात कर रहे हैं तो स्वयं के प्रति विश्वास, संबंध के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति सम्मान, है ना, और क्या, और क्या, और क्या, समाधान, और क्या, शांति वगैरह वगैरह। तो थोड़ी सी क्लैरिटी हमारी बनी है, थोड़ी सी और बन जाए कि ये तो हमने असीम कहा है, इसको थोड़ा हैंडल करने की ज़रूरत है, फिर हम आगे और चलेंगे। उसके पहले भी हमने एक चीज़ और छेड़ के रखी हुई है जिसको हैंडल करना है, जिसको हैंडल करना है। आपने किसी ने कहा था कि भौतिक वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, ये भी एक चीज़ है जिसको हैंडल करना है। तो हमको दो चीज़ों को हैंडल करना है। एक तो हम कह रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, ये हमने कहा था। दूसरा हमने कहा था कि भौतिक आवश्यकताएं असीम हैं, ऐसा अर्थशास्त्र पढ़ाता है और हम अधिकांश लोग मानते भी हैं, उसको जीने की कोशिश भी करते हैं और उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम भौतिक वस्तुओं के बारे में मानते हैं कि हम भौतिक वस्तुएं खरीदते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कोई एक व्यक्ति की तलाश है जो शिविर नहीं किया है और YouTube से भी नहीं किया है और कॉमर्स पढ़ा हुआ है कोई? हाँ, बढ़िया, माइक ले लो। आप YouTube से भी शिविर नहीं किए हैं, आमने सामने भी नहीं किए हैं और कॉमर्स पढ़े हुए, कोई भी माइक उठा लीजिए। हम दो लोग बात करेंगे, आप लोग बीच में नहीं आएंगे। देखो, दुनिया ने तो पेट्रोल पे अभी बातचीत करना शुरू किया है, मैं कई साल से कर रहा हूं। थोड़ी पेट्रोल को लेके बातचीत करते हैं, काफ़ी महंगा हो गया आजकल। तो 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो आजकल क्या रेट चल रहा है? 105 से 110। 105 से 100 रुपये लमसम कर लेते हैं। हाँ। 100 रुपये मान लेते हैं या 110 मान लेते हैं। तो देखिए, कॉस्टिंग आप जानते हैं, इसलिए कॉमर्स की बात किया। तो 1 लीटर पेट्रोल, हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हम भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं, तो खरीदने को समझना चाहते हैं। तो 1 लीटर पेट्रोल हमने खरीदा, तो उसके लिए एक्चुअली हम पेट्रोल के लिए कितना पे करते हैं? 30 to 40%। 30 to 40%। क्या क्या माइनस कर दिया? टैक्स माइनस कर दिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस कर दिए, जो मतलब जहाँ से निकल रहा है वहाँ से हमारे पास पहुँचने का जो गवर्नमेंट उसमें टैक्स ले रहा है उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो GST, CST, GST ट्रांसपोर्टेशन, GST तो नहीं है उसमें, अच्छा, बाकी टैक्स है। अच्छा, जो भी सब निकाल दिए, स्टेट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का टैक्स मान लो। तो कितना बच गया? लगभग का यदि 100 रुपये पकड़ रहे तो 30 से 40 रुपये पकड़ 30 से 40। भैया।
अब 30 से 40 रुपए में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? एक्चुअली तो आप देखेंगे तो कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं मतलब लगा। जो भी लगा हमको उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, धरती से एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको जो है ना रिफाइन करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल फ्री में मिला? हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं? पेट्रोल फ्री में ही है, लेकिन उसको निकालने के लिए मतलब जहाँ से खोजने के लिए, अब जैसे पेड़ में फल लगा है, पेड़ में जैसे फल लगा है, फल का तो थोड़ी कॉस्ट है, उसको उगाने या उसके लिए है ना करने के लिए जो कॉस्ट आता है वो हम बियर करते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं? माइक लो। जो कच्चा तेल है और जैसे जो कच्चा तेल है उसका कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन जब उसको रिफाइन करके दे रहे हैं तब उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो एक्चुअली जो कच्चा तेल है उसकी कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं, भाई अभी तो बोल रहे थे कम है। मतलब उसको अगर ट्रांसपोर्ट करें तब ना, कच्चे तेल को भी ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो कच्चे तेल की कॉस्ट क्या है? कच्चे तेल का कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करके जब हमारी गाड़ी तक आ रहा है फ्री में मिलता है? कच्चा तेल फ्री में मिलता है? हाँ जी, कुछ और समझाओगे? में जो है वो नेचर का है, जो भी हम लेते हैं कॉस्ट वो अपना है ना, लेबर कॉस्ट ही बोल लीजिए एक तरफ से आप बोलेंगे, या मेहनत का कॉस्ट है, या जो भी हम है ना उपकरण जो बनाए हैं अपने हिसाब से उसको निकालने के लिए उसका कॉस्ट है, उसमें जो भी आपका है ना। हाँ जी, ये वो लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल का हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। सब लोग की सहमति है? है? पेट्रोल फ्री में मिलता है, उसके लिए कुछ भी पे नहीं करते हैं, ऐसा सबकी सहमति है? पेट्रोल अगर अपन डायरेक्टली निकाल के लेंगे, जो कच्चा तेल है उसको डायरेक्टली ज़मीन से निकालेंगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कुछ कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर उसको हम ऐसा बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप तक ला कर दो, तो उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन और उसको निकालने का कॉस्ट लगता है। भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ है उसको उपयोगी बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो हम लोग पे कर रहे हैं। डायरेक्ट जो धरती से यदि वो तेल भी निकल रहा है ना, वो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट पेट्रोल नहीं बनता है। हाँ, उसका कोई पैसा नहीं है। उसका कोई पैसा नहीं, लेकिन उसको जब वो फ्री में बनाने के लिए वो तो फ्री में है ना? हाँ वो फ्री में। पक्का ना? हाँ भैया। हाँ जी, ठीक लग रहा है सबको? आपको नहीं लग रहा है? जिनको नहीं लग रहा है वो बोलना है बस। हाँ हाँ जी, माइक। जब तक पेट्रोल ज़मीन में है तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका एक्सप्लोरेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका रिफाइनमेंट, ये सब जो श्रम लगा उसी का बढ़िया ऐड करते करते यहाँ तक हो गया। अदरवाइज़ तो ज़मीन में था, जो प्रकृति ने जो बनाया था उसको, उसकी हम कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं। बढ़िया। हाँ जी। एक्चुअली पेट्रोल के एक्सप्लोरेशन में अरबों की मशीन लगती है, मैन पावर में भी पैसे लगते हैं, हज़ारों रुपए पर डे के। बढ़िया बढ़िया। फॉर दैट इट विल जी जी बी कॉस्टली। जी जी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। वैल्यूएशन इतना आसान नहीं, किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन आसान नहीं है, आदमी का वैल्यूएशन आसान नहीं है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, रख दीजिए। हाँ जी, तो देखिए, बैठिए बैठिए। तो देखिए, इतनी सी चर्चा में ये निकल के आ गया कि बेसिकली 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है, या 1 लीटर पेट्रोल को पाने में लगा मानव श्रम है, जो नेचुरल रिसोर्स पेट्रोल के रूप में हमको ज़मीन से मिला, उसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है। ये ठीक लग रहा है? जो जमीन भाई, जिस कुएं से पेट्रोल निकाला उसमें वापस क्या डाला? उसको तो कुछ नहीं दिया। तो क्लियरली ये हमारे ध्यान में आ गया कि यदि 1 लीटर पेट्रोल हम बोल रहे हैं कि 100 रुपए का मिलता है, तो बेसिकली 1 लीटर पेट्रोल को
निकाल के साफ करके हमारे घर तक पहुंचाने में जितने लोग, तो 100 रुपया किसकी जेब में गया? लोगों की जेब में गया कि कुएं में डाल दिया? लोगों की जेब में गया। और नेचर को क्या दिया जहां से हमने पेट्रोल लिया? उसको तो कुछ नहीं दिया। तो बेसिकली पेट्रोल जमीन से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, उसको हमारे रिफाइन करने से लेके जो कुछ भी आगे हमने प्रोसेस किया उसमें जितने लोग लगे हैं, सरकार लगी है, फाइनली सरकार कुछ भी लेती है वो भी जनता के काम के हिसाब से हो गया। तो कुल मिला के हमने 100 रुपया मानव श्रम दिया कि पेट्रोल की कॉस्ट दी। तो हमने वस्तु का कॉस्ट नहीं दिया, वस्तु फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने उसको उसके में लगा मानव का श्रम हमने पे किया है और वो लोगों की जेब में है और उससे लोगों के घर चल रहे हैं और जो कुछ भी वो टैक्स दे रहे हैं आगे उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो इससे एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि हमने वस्तु खरीदी कि श्रम खरीदा। पक्का हो गया? एक बात समझ में आई। अब देखिए, हमने 25 लाख की कार खरीदी या 50 लाख की खरीदी या 2 करोड़ की खरीदी। हमने 25 लाख की कार खरीदी तो लगभग कार में ऐसा मानते हैं 20 क्विंटल लोहा, 2 टन प्लस माइनस। 20 क्विंटल लोहा हमारे कार के माध्यम से घर में आ गया, कुछ पेट्रोलियम, कुछ एल्युमिनियम और रबर भी आ गया। तो 25 लाख में से आपने उस 20 क्विंटल लोहा जो आपके घर में आ गया उसके लिए हमने कितना पे किया? तो 25 लाख किसकी जेब में गया? 25 लाख रुपया जमीन से, है ना, और निकाल के उसको साफ करके लोहे में कन्वर्ट करके लोहे को कार में कन्वर्ट करने में जितने लोग लगे हैं उनका घर चलता रहे, इसके लिए 25 लाख रुपया सबने मिलके आपस में बांट लिया। जिस जमीन से हमने लोहा निकाला उसको वापस क्या दिया? तो फिर से ये समझ में आया कि हमने कार के रूप में वस्तु खरीदी या उस कार को बनाने में लगा मानव श्रम खरीदा। बढ़िया हो गया। तो कार इटसेल्फ नेचुरल रिसोर्स के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने कार को बनाने में लगा मानव श्रम खरीदा है। वस्तु फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो नेचर से है और उसका हमने कुछ भी पे नहीं किया है। हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग लाइट जला रहे और ये थर्मल पावर प्लांट से आ रही कोरबा से। 1 यूनिट बिजली का यदि मान लीजिए हम 10 रुपया देते हैं, बिजली बनाने में कोयला पानी यूज़ हो रहा है, तो 1 यूनिट बिजली बनाने में जो कोयला पानी लगा उसके लिए हमने कितना पे किया? ठीक हो गया? तो 10 रुपया किसकी जेब में गया? तो कुल मिला के जमीन से कोयला निकाल के और उसको बिजली में कन्वर्ट करने में जितने लोग लगे हैं उनकी जेब में गया। तो जब हम 10 रुपया पर यूनिट बिजली खरीदते हैं तो बेसिकली हम बिजली खरीदते हैं कि 1 यूनिट बिजली बनाने में लगा मानव श्रम खरीदते हैं। बिजली रूपी जो इफेक्ट मिला है जिसको हम अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है। या 1 यूनिट बिजली बनाने में जितना कोयला और जितना पानी लगा होगा उसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है, वो नेचर से हमको डायरेक्टली मिला और वो हमने यूज कर लिया। बढ़िया हो गया। और क्या एग्जांपल ले लें? सर अंशु दत्ता, समाधान महाविद्यालय से। सर जैसे पूरी बात में सुना तो मानव ना तो कोई प्रोडक्ट बना सकता है ना उसको नष्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं और उसी का हम कॉस्ट रूप परिवर्तन का पैसा दे रहे हैं, पैसा देते हैं सर, है ना। हम श्रम का पैसा दे रहे हैं। यस सर। चीज़ तो नेचर की थी और हमने इस्तेमाल कर लिया। जी सर। तो इस तरह से हमारी ये क्लैरिटी बनती है, इस तरह से हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि लगभग अब बताइए कौन सी वस्तु आपने आज तक खरीदी है? मैं एमआरपी में बात कर सकता हूँ भैया?
एमआरपी में बात कर सकता हूँ? एमआरपी में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ। मैंने कल या परसों काजू खरीदा, 1 पाव काजू, लिखा था उसमें 390, मेरे को दिया 220 में। जबकि बादाम को लूज पैकिंग में वो बोल रहा था 200 रुपये। अब मेरे को यही समझ में नहीं आया, बादाम महंगा है कि काजू महंगा है? जी बढ़िया, बैठिए। हाँ बेटा। जैसे अगर हम कोई ज़मीन खरीदते हैं तो हाँ। ज़मीन का तो कॉस्ट होता है। ओ। ज़मीन को तो कुछ बनाया नहीं गया है, वो तो ऐसा पूरा ओ। खेत टाइप मतलब ओपन एरिया है। पहले भी खेत वहीं था, ऐसा नहीं मैंने खेत खरीदा लाके लॉकर में रख दिया। नहीं, हाँ। खेत नहीं, खाली ज़मीन। हाँ वही तो कह रहा हूँ, खाली ज़मीन खेत एक ही बात है। तो इसका मतलब मैंने ज़मीन खरीदी तो क्या खरीद लिया? ज़मीन तो कल भी वहीं थी, आज भी वहीं है, और ज़मीन को तो पता ही नहीं किसने खरीद लिया। नहीं, लेकिन ज़मीन को उसमें पता चल- मानव श्रम थोड़ी ना खरीद रहे हैं, उसमें तो हम ज़मीन खरीद रहे हैं। हाँ वो तो और मुश्किल काम हो गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब हमने ज़मीन खरीदा तो क्या खरीदा? केवल उस ज़मीन के उपयोग करने का अधिकार खरीदा। कल तक उस ज़मीन को कोई और दूसरा व्यक्ति उपयोग करता था, आज मैं उसको उपयोग करूंगा और अकल होगी तो करूंगा, है ना? इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं ज़मीन खरीदना कह रहा हूं तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, ज़मीन वहीं की वहीं है, उपयोग करने का अधिकार अब मेरा है, इतनी बात हो गई। और जैसे उसमें कोई मानव श्रम भी नहीं लगा है, आपकी बात ठीक है। मतलब ज़मीन हमने नहीं खरीदी, हाँ। मतलब खरीदी नहीं, उसको यूज़ करने का अधिकार आ गया। बस। लेकिन अगर हमको पता है कि उस ज़मीन में या उस ज़मीन के नीचे या उसके किसी पार्ट में कुछ सोना दबा हुआ या कुछ प्रीशियस चीज़ दबी हुई है, तो उसका फिर तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ज़मीन का। बाय द वे, आप में से किसी को ज़मीन की ज़रूरत हो तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई सारे कंट्रीज़ हैं जो $1 में 1 एकड़ ज़मीन आपको दे रहे हैं, और जितने आ जाओ, जितनी 1000 एकड़ लेनी है ले लो। वहाँ कोई खेती करने वाला नहीं है, कोई ज़मीन देखने वाला नहीं है। उनको लगता है कुछ लोग हमारे यहाँ आ जाएं तो हमारे देश में कुछ काम करने वाले लोग आ जाएं और हमारे देश में कुछ काम हो जाए, है ना? पुराने ज़माने में जिसको जहाँ ज़मीन पे जिसने जहाँ खेती कर ली वहाँ खेती करते रहता था, कहाँ ज़मीन खरीदते थे? तो इसका मतलब क्या हुआ? खरीदने का इतना ही मतलब है, पहले गांव में कोई आता था, उसको घर बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती थी, तो गांव वाले बोल देते भाई यहाँ बना ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ मैं बनाऊँगा कि आप बनाओगे। फिर ये हुआ कि नहीं भाई, दोनों का अधिकार कैसे तय होगा? फिर ये हुआ कि भाई जिसकी ज़मीन है उसको हमने पैसा दे दिया और वहाँ घर बनाने का अधिकार ले लिया कि मैं यहाँ पे घर बनाऊँगा या जो कुछ करूँगा। तो इसका एक मतलब ये समझ में आया कि चाहे हमने ज़मीन खरीदी, चाहे हमने कार खरीदी, चाहे हमने शर्ट खरीदी, हमने शर्ट खरीदी और मान लीजिए 1000 रुपये की शर्ट खरीदी। अब शर्ट में जो 1000 रुपया दिया, वो शर्ट में जो कंटेंट है, जो कॉटन है या जो भी कुछ उसका मटेरियल है, उसके लिए हमने कितना पे किया? जैसे किसी फसल उगाने में हमारी मेहनत ज़्यादा है कि नेचर की मेहनत ज़्यादा है? वहाँ तो नेचर की मेहनत और आगे तक गई, है ना? कोयला पेट्रोलियम बनने में तो हज़ारों साल का श्रम पहले लगा है, फिर बीज भी नेचर का है, मल्टीप्लाई भी नेचर में होता है, हम केवल थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए श्रम लगाते हैं। इसका मतलब है जब मैं कहता हूँ कि मैंने 100 रुपये किलो गेहूँ खरीदा, तो मैंने 100 रुपये किलो गेहूँ खरीदा कि 1 किलो गेहूँ को मल्टीप्लाई करने में लगा मानव श्रम खरीदा? गेहूँ तो नेचर में था, मल्टीप्लाई भी नेचर में हुआ है। जो मानव श्रम हमने एडिशनल किया उसके लिए हमने 100 रुपया पर केजी को पे किया। तो हमने वस्तु खरीदी कि मानव श्रम खरीदा? आज तक कोई एटम हम परमानेंट एटम बना नहीं पाए, कोई कोशिका हम बना नहीं पाए। सेल बनाए पाए होते तो हम आर्टिफिशियल ब्लड बना ही लेते। आज भी खून हमको मानव से ही लेके मानव को देना होता है। तो यहाँ ये समझ में आया कि जो कुछ भी है नेचर में है, केवल उसको प्रोसेस करने का या उसको इस्तेमाल करने का अधिकार की बात हम कह रहे हैं। तो आज तक हमने वस्तु के रूप में क्या खरीदा? आज तक हमने कौन सी वस्तु खरीदी? आज तक हमने वस्तु के रूप में कोई चीज खरीदी क्या? हमने श्रम खरीदा कि वस्तु खरीदी? और खरीदा भी क्या?
इंग्लिश में अच्छा शब्द है एक्सचेंज। भी मैं खेती करता हूँ, आप शर्ट बनाते हो, मैंने अपना प्रोडक्ट आपको दे दिया, आपने अपना प्रोडक्ट मेरे को दे दिया और उसके हिसाब से उसका कोई मूल्यांकन कर दिया, तो बेसिकली हमने एक्सचेंज ही किया है, इसलिए पैसे को एक्सचेंज ही बोलते हैं। वस्तुओं के एक्सचेंज का माध्यम पैसा है, तो मानव के श्रम के एक्सचेंज का माध्यम पैसा है। बढ़िया हो गया। तो कौन सी वस्तु खरीदी आज तक आपने? हैसियत है कुछ खरीदने की? बोलो। धनतेरस पे गोल्ड खरीद के ले आए, गोल्ड खरीदा तो क्या खरीदा? केवल मानव श्रम ही है या उस चीज का डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक कॉस्टिंग हो गया? ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करते हैं, वस्तु कम है तो हमने उसकी कॉस्ट बढ़ा दी, उस तरीके से कुछ कर रहे हैं। जो कुछ जो भी गोल्ड था वो तो नेचर में था, हम बैठ के फैक्ट्री में गोल्ड बना रहे हैं ऐसा तो है नहीं। तो बताइए आज तक आपने क्या खरीदा और क्या खरीदने की आपकी हैसियत है? बढ़िया। अपनी हैसियत समझ में आ रही हैसियत समझ में? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? इससे कुछ फर्क पड़ेगा जिंदगी में? नहीं पड़ेगा। इससे कुछ फर्क पड़ेगा जिंदगी में? नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? है अहंकार कम होगा, नेचर के प्रति सम्मान बनेगा, लोगों के श्रम के प्रति सम्मान बनेगा। है ना? तो देखिए मेरे को एक बढ़िया एग्जांपल मेरी ज़िंदगी का याद है। मेरे पिताजी मेरे को कहीं 12th के बाद एडमिशन कराने ले गए थे इंजीनियरिंग में, और किसी फैमिली में जाके हम 10 दिन रहे थे। तो कल्पना कीजिए कि आप अपनी बेटी को कहीं एडमिशन कराने ले गए हैं, मान लीजिए मुंबई ले गए हैं, और आप अपने दोस्त के यहाँ जाके 4 दिन 10 दिन रहते हैं। तो जब आप दोस्त के मकान में रहते हैं तो पैसा तो दे नहीं सकते, खाने का भी नहीं दे सकते। जब अपने दोस्त के मकान में रहते हैं 4 दिन 6 दिन, तो हम कैसे रहते हैं? जैसा अपने घर में रहते हैं वैसे रहते हैं कि उससे भी अच्छा रहते हैं? उससे भी अच्छा। क्या क्या ध्यान रखते हैं? हमारी वजह से उसको कोई असुविधा ना हो, उसके किसी साधन का दुरुपयोग ना हो, और फिर लौटते समय क्या बोल के आते हैं? बस इतना ही बोल दोगे? बस थैंक यू। हाँ, आप भी आना। और ऐसा ऊपर से बोलते हैं कि एकदम दिल से ही बोलते हैं? अच्छा, ये रायपुर वाले तो बिगड़ गए हैं एकदम। बहुत कृतज्ञता के भाव से दिल से उस बात को बोलते हैं, क्योंकि हम लौटा कुछ नहीं सकते। जब हम लौटा कुछ नहीं सकते तो उसके प्रति एहसान बोलिए, कृतज्ञता बोलिए, है ना, उस भाव से हम दब जाते हैं, और हम भी कभी आपके लिए कुछ कर पाएँ ऐसा भाव उस समय तो रहता ही है, बाद में जो कुछ कम ज़्यादा होता है अलग बात है। तो देखिए ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम भी इसी तरह से इस धरती पे 80 साल के लिए आए हैं, लौटा कुछ नहीं सकते हैं, और जिंदा रहना हमारी ज़रूरत है। जिंदा रह के सार्थक करें निरर्थक करें ये अलग बात है, लेकिन जिंदा तो रहना चाहते हैं। और जिंदा रहना है तो सामान यूज़ करना है, सामान यूज़ करना है और लौटा कुछ नहीं सकते, तो किस भाव से जिएं? है ना? तो ज़्यादा ऋणी होके मरना ठीक है कि कम ऋणी होके मरना ठीक है? कम ऋणी होके ही मरना ठीक है। कम से कम ऋण लें वही ठीक लगता है। तो यही बात को देखो, ये बात आज हमको करनी पड़ रही है, पर बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कुछ साल पहले का एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, वो रतन टाटा फॉरेन में जर्मनी में किसी होटल में गए और झूठा खाना छोड़ के निकल गए, और बैरे ने उसको पकड़ लिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते।
आप झूठा खाना छोड़ के नहीं निकल सकते। अब बताइए, मैंने खाना खरीदा है, अब मैं खाऊं या ना खाऊं ये मेरी मौज है, चीज़ मेरी है, मैं उसको वेस्ट, है ना, मैं गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, कोई बोले यार पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो, मैं बोलूँगा यार तुमको क्या दिक्कत है, पेट्रोल मैं खरीदा हूँ, मैं मेरे पैसे को आग लगाऊँ, तुमको क्या दिक्कत है, ऐसा मैं बोल ही सकता हूँ। तो अब ये समझ में आया कि आपने खाना खरीदा है। जब होटल में जाके हमने खाना खाया तो हमने क्या खरीदा है? हमने खाना खरीदा है या उस खाने को बनाने में लगा मानव श्रम खरीदा है? तो हमने खाना नहीं खरीदा है, खाना अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाने में जो भी मटेरियल लगा वो नेचर में उसका बीज बना, नेचर में वो मल्टीप्लाई हुआ, हमने केवल उसको ऑर्गेनाइज करने में कोई श्रम लगाया, फिर हमने किचन में उसको पकाने में कोई श्रम लगाया। तो जो कुछ भी पैसा हमने अनाज का दिया या भोजन बनाने का दिया वो मानव श्रम का दिया, वस्तु नेचर का है, वस्तु के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया। इसलिए खाना हमने नहीं खरीदा है, हमने खाना बनाने का श्रम खरीदा है या एक्सचेंज किया है। इसलिए जब आपने जो चीज़ खरीदी ही नहीं है वो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसको मिसयूज़ करने का अधिकार आपका है ही नहीं। क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? एक ऐसे ही बढ़िया एग्जाम्पल मेरी ज़िंदगी में गुजरा। एक एमबी वैली है मुंबई के पास, एक व्यक्ति हैं जिनके मुंबई में काफ़ी सारे आईटी पार्क्स हैं। उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी की घटना सुनाई। तो छत्तीसगढ़ में जब एजुकेशन में काम चला तो नंद कुमार यहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उसके बाद वो मुंबई चले गए और वो व्यक्ति पुणे के काफ़ी रईस व्यक्ति में उनकी गिनती होती है और सरकार के साथ वो अपना काफ़ी फंड इन्वॉल्व करते हैं एजुकेशन और तमाम मामलों को लेके। तो एक दिन नंद कुमार जी ने फ़ोन किया, यार ये ऐसे ऐसे सज्जन हैं और बहुत वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ये थोड़े प्रभावशाली भी हैं, इनका काम कुछ करना भी होगा, क्या किया जाए? मैं ऐसा करते हैं उनके साथ एक शिविर कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ और उनका भी देख लेंगे और उनको भी कुछ बात ठीक लगेगी, मिलजुल के काम कर लेंगे, इसमें क्या है। तो बोले चलो एक शिविर प्लान कर लेते हैं। तो एमबी वैली में उनका घर था, तो SCRT मुंबई के कुछ लोग और उनकी NGO के कुछ लोग, ऐसा हम लोग कुछ लोगों ने मिलकर शिविर किया। उस आदमी ने अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ उनको पता नहीं है, लेकिन किसी अनाथालय में, ऑर्फनेज में उनका पालन पोषण हुआ। और अनाथालय में उस समय लोग अपनी शादियों में अनाथालय के बच्चों को काम कराने के लिए लेके जाते थे, कुछ पैसा भी मिलता था, खाना भी मिल जाता था। तो उन्होंने देखा कि यार जो खाना हमको खाने नहीं मिलता है वो बहुत सारा खाना वेस्ट होता है इस खर्चीली शादियों में, और ये अच्छा, ये ठीक नहीं हो रहा है। उस बच्चे के मन में काफ़ी प्रतिक्रिया पैदा हुई। तो उन्होंने वहाँ तय किया कि मैं इन खर्चीली शादियों का विरोध करूँगा, इनके अगेंस्ट कोई मूवमेंट चलाऊँगा। तो जब वो लड़का कॉलेज में आया तो उसने अपने 20-25 दोस्तों को इकट्ठा किया और उस खर्चीली शादियों के अगेंस्ट में मूवमेंट शुरू कर दिया। तो जहाँ भी खर्चीली शादी होती उनके सामने जाके टेंट लगाते घर के सामने, और खर्चीली शादी बंद करो। अब यार जिसकी शादी हो रही है उसका तो माहौल ख़राब हो गया। तो कई लोग साथ झगड़ा हो जाता था, कई लोग कुछ समझाते बुझाते डांटते डूंटते। तो एक दिन वो बोले हमने एक मारवाड़ी के यहाँ शादी हो रही थी और बहुत महंगी शादी थी, उसके यहाँ जाके हमने टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो कुछ देर बाद वो सेठ जी आए और हमको बड़े प्यार से बुला के ले गए अपने घर के अंदर। तो उनका भाव जैसा था तो हम भी घर में चले गए। बोले आओ आप घर में आओ, घर में बैठ के बात करते हैं, आपकी कोई सही बात होगी तो सुनेंगे। अंदर जाके सेठ जी ने अपनी कहानी सुनाई। सेठ जी ने बताया कि कैसे वो कहाँ से यहाँ मुंबई आए और उनका 10-11 साल उनका बिजनेस बिल्कुल नहीं चला, खाने के भी लाले पड़ते रहे, उधार लेके काम चलाते रहे और धीरे से उनका बिजनेस जमा और फिर धीरे से बहुत अच्छा जम गया। आज उनकी एक ही बेटी है। तो ऐसा बोलते बोलते उनकी आंख में आंसू आ गए
कि आज मेरी एक ही बेटी है, उसकी खुशी आज उसके लिए, आज परिवार के लिए खुशी का मौका है। मैंने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल करके पैसा कमाया, आज मैं मेरी बेटी की शादी में खर्च नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा? तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? ऐसा बोल के उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसकी आंखों में आंसू देख के इनके भी आंसू आ गए। अब इनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था, बस चुपचाप उठ के घर से निकल आए और उन आंसुओं में आंदोलन बह गया। उसके बाद से उनका आंदोलन ही बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने शिविर किया। बोले यार मेरे को तो अब समझ में आ रहा है, मैं तो सही था। बोले उस दिन मेरे पास आंसर नहीं था, पर बात तो यही ठीक है, हमारे पास कितना भी पैसा सही, हमने केवल मानव श्रम एक्सचेंज किया है, वस्तु नेचर का है, वस्तु हमने नहीं खरीदा है, इसलिए वस्तु का दुरुपयोग करने का अधिकार हमारा नहीं है। कितना बढ़िया बात पहुंची है ना? देखो सूत्र है, संबंध है तो शोषण नहीं, और शोषण है तो संबंध नहीं। जब भी मैं किसी को अपना मानता हूं, मैं उसका शोषण नहीं करता हूं, मैं उसके साथ गलत नहीं करता हूं। वो कहावत मेरे को कहने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा वो मेल फीमेल वाला हो जाता है ना? वो बोलते हैं यूपी में, नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, बोले डायन भी 7 घर छोड़ती है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ होता है? बोलते हैं ऐसा कुछ? बोलते हैं? तो मतलब बुरे से बुरा आदमी भी अपनों को छोड़ देता है, उनके साथ गलत नहीं करता है, ऐसी कहावत है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि बाई एजुकेशन ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग, ये ज़्यादातर तो पढ़े लिखे लोगों की कहानी है, विकसित देशों की कहानी है। इसका मतलब सारी एजुकेशन के बावजूद ना हमको आदमी के साथ संबंध समझ में आया, ना हमको नेचर के साथ संबंध समझ में आया। हमने मानव का भी शोषण किया, नेचर का भी शोषण किया, है ना? और जाते जाते धरती को इस कगार पे ले जाके छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीने के लायक, जिंदा जीने की तो बात छोड़ दीजिए, जिंदा रहने के लायक ही नहीं बचेगी, हम यहाँ इसको पहुँचा रहे हैं। इसका मतलब तो क्या समझाने से बात, देखो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस रूप में भी क्या है कि दिल्ली स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि एक तो टीचर का बच्चों के साथ कोई कनेक्ट नहीं रहता है। टीचर को लगता है कि मैं इतने ऊंचे घर से आता हूं और बच्चा झुग्गी झोपड़ी से आता है, तो मैं इसको पढ़ाऊं, ये उसका ऐसा लगता है कि इसको मैं इसको पढ़ाने के लिए हूं ही नहीं, पर मैं सरकारी नौकरी तो करने के लिए हूं। तो कनेक्ट नहीं है। और जो भी कुछ बच्चों के साथ मारपीट या जो भी कुछ करते हैं, या वो भी जिस तरह के माहौल से आते हैं, वो भी जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो लास्ट में ये होता है कि जिस दिन बच्चा रिजल्ट लेता है, रिजल्ट लेने के तुरंत बाद खिड़की, दरवाजे, पंखे, लाइट सबको तोड़ फोड़ के निकलता है। उसका सारा गुस्सा, साल भर का सारा गुस्सा जो टीचर्स ने उसके साथ किया, या जो भी कुछ वहां पे उसकी अपनी जिंदगी में जो भी नाराजगी है, वो सरकारी प्रॉपर्टी पे निकलती है। अब इनको कैसे समझाया जाए, या हम भी जिस तरह से सरकारी साधनों को दुरुपयोग करने की मानसिकता इन जनरल समाज में देखी जाती है, वो भी एक चीज़ हमको दिखाई ही देती है। अपने घर के सामान हम कैसे यूज़ करते हैं और बाहर चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो लोगों को समझाने का तरीका क्या हो। एनवायरमेंटल साइंस को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर के आधार पर, क्योंकि प्रकृति में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कैसे पढ़ाया जाता है, अगले 30 साल में पेट्रोल नहीं रहेगा, मर जाओगे और ये हो जाएगा, और है ना, सब तबाह होने वाला है, इसलिए प्रकृति को ठीक से जियो। तो ये जो पढ़ाने का तरीका है कैसा है, भय से। तो भय से हम आदमी को समझाना चाहते हैं तो कि तुम संबंध पूर्वक जियो। क्या आदमी भय से ये समझेगा कि मैं संबंध पूर्वक जियो, दुरुपयोग ना करूं? तो आदमी भय से समझेगा कि संबंध से समझेगा? तो संबंध स्वीकार हो गया तो मैं साधन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। और बढ़िया सूत्र है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। सदुपयोग ही सुख है।
देखो अपना कोई पुराना सामान आप फेंकते नहीं हो। कितना अच्छा लगता है कि जब कोई उस सामान को यूज कर ले, तो कोई उस सामान को यूज कर ले, आपका पुराना सामान, पुरानी साइकिल या कोई पुरानी चीज, कोई दूसरा व्यक्ति उसका सदुपयोग कर ले, उसका सदुपयोग होता हुआ देख के हमको कितनी तृप्ति मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि साधन को लेके जो हमारा दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में दोबारा सोचने की आवश्यकता है कि नहीं है। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे एक शर्ट वो है जो आप बाजार से खरीद के लाए हैं, एक शर्ट वो है जो आपके किसी अपने ने, गर्लफ्रेंड ने, दोस्त ने, किसी ने आपको बहुत प्यार से गिफ्ट किया है। दोनों शर्ट हैं एक जैसी, लेकिन दोनों में कोई अंतर रहता है कि एक ही जैसी रहती है? क्या अंतर रहता है? भाव का अंतर रहता है। तो देखो कितनी बढ़िया चीज है कि एक निर्जीव चीज भी संबंध के आधार पर भावपूर्ण हो जाती है। एक निर्जीव चीज भी संबंध के आधार पे भावपूर्ण हो जाती है। हमारी तो जिंदगी ऐसी है जहां भावपूर्ण चीज भी निर्जीव हो गई है। बात समझ में आई? हमको तो आदमी को देख के भी कोई भाव नहीं आता है ना? हमारा तो सारा जो भाव का अभाव हुआ है वो आदमी के साथ जी के हुआ है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसका भाव कैसा रहता है, और बड़े होते होते उम्र बढ़ने के साथ साथ हम कैसे होते जा रहे हैं? भाव से भरते जा रहे हैं कि और भाव का अभाव होते जा रहा है, भाव शून्य होते जा रहे हैं। कोई किसी का नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश होते हैं। ये अंतिम ज्ञान है जो अधिकांश बुजुर्गों के पास होता है। इसलिए नौजवान थोड़ा बुजुर्गों से दूर रहते हैं। हाँ। बढ़िया बढ़िया, हंसी भी तो हो, ऐसी हो। हाँ जी, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या मान के जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सच्चाई कहाँ है और मैं सच्चाई से कितना दूर? और सच्चाई से दूर होने का नुकसान कौन उठा रहा है? मैं स्वयं। मैं खुद एक निर्जीव सी चीज हो गया हूं। मेरा सारा सुख भावपूर्ण होने का है। बोलिए, लिख डालिए, क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से? क्या समझ में आया? क्या सोच के जी रहे हैं? क्या मान के जी रहे हैं? है ना? उससे क्या क्या प्रॉब्लम आई, और ये समझने से हमारी ज़िंदगी में क्या आराम आता है? 4 लाइनें लिख डालिए, क्या समझ में आया?
हाँ जी, बोलिए क्या लिख डाला? क्या लिख डाला? माइक। आज तक क्या सोच के चले, क्या सामने आया? हम जी तो रहे हैं, अच्छा, पर भाव और विचार पूर्वक नहीं जी रहे अब तो हैं। बोलो कि जी नहीं रहे, जिंदा थे। हम कब तक बोलोगे जी रहे? हाँ, लेकिन जिंदा रहने को ही जीना मान रहे हैं, जिंदा रहे कोई जीने को मान और कंबल बांट दिए तो जीना ही पूरा हो गया। और भाव और विचार के बिना जी रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। अभी सारा विचार केवल वस्तु के लिए है ना जी? इसे बात समझ में आ गई थोड़ा माइक नीचे। कि मेन तो भाव ही है और भाव का ही सारा खेल है कि प्रकृति के चीज़ को जो हम गलत ढंग से समझ रहे हैं कि पैसे से खरीदते हैं, मैं शुरू से बता रही थोड़ा, तो खरीद रहे हैं करके, वो भी हमारा एक भ्रम है क्योंकि वो श्रम से आ रहा है। तो सारा चीज़ पूरा श्रम से जब आ रहा है तो हम उसको नहीं समझ रहे, इसलिए हमारा भाव सूखते जा रहा है। भाव तब नहीं सूखेगा जब श्रम का महत्व, हर वस्तु जो श्रम से जो चीज़ पाई जाती है उसका सम्मान करते हुए भावपूर्ण हम जब चलेंगे जी, तब जाके कहीं हम बढ़िया। देखिए ये पॉइंट जो इन्होंने उठाया, ये भी मेरे को लगता है और ध्यान देने का है कि अभी के बच्चों को तो एक ही दो कनेक्शन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि एटीएम से पैसा आता है और मॉल से सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एटीएम और मॉल एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई। जबकि यदि कोई वस्तु हमको उपलब्ध हो रही है तो कैसे उपलब्ध हो रही है? किसी ने श्रम किया है ना? यदि रातों रात ये हो गया, नोट की वैल्यू खत्म कभी भी हो जाती है ना? कभी खतरा रहता ही है, कभी भी 8 बजे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नोट कोई काम नहीं आता है। उसके बाद तो पत्नी रात को धीरे से कहती है, सुनो जी थोड़ा और भी है। तो महिलाओं के साथ तो ठीक नहीं हुआ, सारा दबा हुआ पैसा निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब हम कह रहे हैं तो वस्तु, एक ये गहरी कंडीशनिंग हम सबकी है कि वस्तु हमको पैसे से मिलती है, जबकि वस्तु श्रम पूर्वक पैदा हुई है, पैसे से केवल एक्सचेंज करते हैं। ये दो गैप बीच में अभी है। तो पैसे से वस्तु नहीं मिलती है, श्रम पूर्वक उत्पादन हुआ है इसलिए वस्तु उपलब्ध हुई है, पैसे से उसको केवल एक्सचेंज कर रहे हैं। केवल पैसा लेके जंगल में बैठे हैं, 2 क्विंटल नोट लेके कोई वस्तु नहीं मिलेगी। तो पैसे से वस्तु नहीं मिल रही है, किसी ने श्रम पूर्वक पैदा किया है इसलिए वस्तु मिल रही है। और यहाँ एक और गजब का चेंज हमको दिखाई देता है, बहुत बढ़िया हम यहाँ समझ भी सकते हैं मेरे को लगता है इस पॉइंट पे। अभी का जो देखो, वो कुछ साल पहले उसको नोबेल मिला था ना, वो कौन, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन ने इतना ही बोला था कि किसी भी इकोनॉमी में यदि गरीब का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इकोनॉमी सफल नहीं होगी, ऐसा कोई थियोरी देने की कोशिश की थी। तो गरीब का ख्याल रखना एक इकोनॉमिक्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अब यहाँ देखो तो मामला कुछ और ही है। अभी हम जिस तरह से अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र पूंजी का शास्त्र है, ऐसा हम पढ़ते हैं। ध्यान है, अर्थशास्त्र पूंजी का शास्त्र है। ध्यान में, यदि अर्थशास्त्र पूंजी का शास्त्र है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मानव का और नेचर का दोनों का शोषण कर लिया जाए, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही अर्थशास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उसका लक्ष्य है। इसलिए आप देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड पूरी इंडस्ट्री का एक ही मतलब है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
और किसी भी कॉस्ट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हमारा अर्थशास्त्र ये डिफाइन करता है कि वो पूंजी का शास्त्र है, उसके सेंटर में पूंजी है। और पूंजी समझ में आई नहीं, पूंजी का मतलब हमने पैसा माना है। अब पूंजी क्या चीज़ है उसको समझने गए तो देखो ये समझ में आता है कि एक मानव हम नेचर के साधन के साथ साधन, ये जो धन शब्द है ना इसमें सा साइलेंट है, जैसे इंग्लिश में साइकोलॉजी होता है ना, तो जब धन बोल रहे हैं तो उसका नाम साधन होता है। तो एक नेचर के रिसोर्स के साथ, नेचुरल रिसोर्स के साथ एक मानव ने अपना तन लगाया, तन के साथ उसके मन में कोई स्किल था, उसको टेबल बनाना आता था, उसको डायमंड रगड़ना आता था, उसको कोई और चीज़ बनानी आती थी। तो पूंजी क्रिएशन क्या है? नेचुरल रिसोर्स के साथ में हम इस तरह से अपना श्रम लगाते हैं कि उसकी उपयोगिता मूल्य में वृद्धि हो जाती है। उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया। सिंपल एग्जांपल ले लें, लकड़ी का टेबल बना दिया, लकड़ी मिली तो किलो में मिली और टेबल मिली तो पीस में मिली, तो जो 200 रुपए की चीज़ थी अब वो 2000 की हो गई, तो ये 1800 रुपए की पूंजी क्रिएट हो गई। सिंपल बात पहुंच रही? तो पूंजी कैसे क्रिएट हुई? पूंजी कैसे क्रिएट हुई? मैंने शरीर लगाया, शरीर के साथ में स्किल लगाई, ठीक, और नेचर का रिसोर्स यूज किया, तो तन मन धन तीनों को लगाया तो पूंजी क्रिएट हुई। तो अब बताओ, अर्थ बराबर पूंजी है, अर्थ बराबर पूंजी है मतलब धन जिसको हम कह रहे हैं, या अर्थ बराबर तन मन धन है? अर्थ बराबर केवल धन नहीं है, अर्थ बराबर तन मन धन है, क्योंकि तन लगे बिना श्रम नहीं होगा, मन लगे बिना स्किल नहीं होगा, और नेचर से हमको रिसोर्स लेना ही पड़ेगा। तीनों को एक साथ इकट्ठा किए बिना पूंजी क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक? तो यदि अर्थ की परिभाषा तन मन धन होगा, यदि अर्थ बराबर तन मन धन होगा, और यदि अर्थ बराबर धन होगा, तो अर्थ बराबर धन ठीक है कि अर्थ बराबर तन मन धन ठीक है? यदि अर्थ बराबर तन मन धन होगा तो अर्थशास्त्र फिर क्या बोलेगा? फिर अर्थशास्त्र ये बोलेगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, अपने मन के अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को और पाने के लिए, अपनी स्किल को और एनरिच करने के लिए नेचर के साधन का इस तरह से प्रयोग करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, दूसरे के जिंदा रहने के लिए उत्पादन करना है। फिर इतना जाएगा। यदि अर्थ बराबर तन मन धन होगा तो तीनों को एड्रेस करना होगा। यदि अर्थ बराबर केवल धन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर जाएगा। अब ये थोड़ी सी चर्चा करने से हमको समझ में आया कि अर्थ बराबर धन कहना ठीक है कि अर्थ बराबर तन मन धन कहना ठीक है। यदि अर्थ बराबर तन मन धन है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को स्वस्थ रखते हुए, अपने साधन को स्वस्थ रखते हुए, प्रकृति में संतुलन को बनाए रखते हुए, दूसरे के शरीर के स्वस्थ रहने के लिए उत्पादन। अभी उत्पादन कैसे है? अभी उत्पादन कैसे है? किसी के शरीर का शोषण करते हुए, किसी के मन को दुखी करते हुए, प्रकृति का शोषण करते हुए, दूसरे का शोषण करने के लिए उत्पादन। इस पूरे दर्शन में कम से कम 1000 नोबेल प्राइज का जुगाड़ है। इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलता है, चाहे वो मनोविज्ञान की बात करें, चाहे वो अर्थशास्त्र की बात करें, कि समाजशास्त्र की बात करें, कि पूरी इकोनॉमी की बात करें, है ना? तो सारे डायमेंशन में, सभी डायमेंशन में अभी तक हम क्या सोच रहे थे, यार संसार में प्रॉब्लम है, एक कोने में बैठ के ध्यान करो और उधर से उधर मत देखो। मेरे उधर नहीं देखने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान का मतलब है कि वो मेरे हर सोचने में मेरे को समाधान देगा। उसको बाई एजुकेशन डिलीवर किया जा सकता है, परिवार में उसको जिया जा सकता है, और व्यवस्था के रूप में एक ऐसी व्यवस्था जहाँ की पूरे विश्व के लिए, है ना, पूरे विश्व के सभी परिवार समाधान और समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हम दे पाएँ,
ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी जिसमें चोरी के बिना जिया? आज कोई व्यापार बिना चोरी के नहीं होता है। स्कूल में पढ़ाते हो चोरी करना ठीक नहीं है, झूठ बोलना ठीक नहीं है, झूठ और चोरी के बिना कोई व्यापार होता नहीं है। कौन सा गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा ऐसा व्यापार करके और ऐसी तमाम चीजें करके हम में? इसमें किसी को दोष दे रहा हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, किसी को गलत कह रहा हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो ज्ञान हमारे पास था उसके सहारे अभी तक चल रहे हैं, है ना। उससे बेहतर कोई चीज समझने के लिए आएगी, उससे ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ठीक किया है। इसका मतलब है कि चीजों को इतना क्लियरली देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। ये एक बात निकल के आती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? देखो 50 साल पहले, 50 साल तो 50 तो हमारी उम्र है, लगभग हमारी जवानी में हम वो फिल्में देखते थे जिसमें शिप में दास को भर के मार पीट के ले जाया जाता था। काला पानी, क्या था, काला कुछ एक अमिताभ की फिल्म थी। तो मात्र 40 साल पहले, 30 साल पहले इस देश में और बुंदेलखंड में तो मैं कहता हूँ शायद 30-40 साल पहले ही कोल आदिवासी जाति, जिनको स्वर्ण जातियां ने उनके पुरुषों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने यहाँ मजदूर बना के रखा, उनकी महिला उनकी रखैल, उनकी ज़मीन उनके कब्जे में। ये मात्र 30 साल पुरानी बातें हैं, 40 साल पुरानी बातें हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक समय था जब सामाजिक रूप में जिसके पास जितने ज़्यादा दास होते थे उतना बड़ा आदमी हम मानते थे। आदमी को खरीदना बेचना एक सामाजिक रूप में स्वीकार्य था। पिछले 50 साल में हमको समझ में आया कि यार ये आदमी खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है। आदमी आदमी के साथ में बराबरी के साथ, सम्मान के साथ जीने की चीज़ है। महिला पुरुष समान है, मानव मानव समान है। इसलिए लोकतंत्र में एक बड़ा काम हुआ कि राष्ट्रपति के वोट की कीमत और एक सामान्य आदमी के वोट की कीमत समान है। कम से कम हमने मानव मानव में समानता को स्वीकार किया। तो आज का दिन, हर दिन, अब तक का प्लेनेट पे स्वर्णिम काल है जब हमने एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया, एक मानव में समानता का सम्मान किया, स्त्री पुरुष में समानता का सम्मान किया। हमने सैद्धांतिक रूप में किया है। अभी भी हमारे ही देश में बहुत जगह में डिफरेंशिएट अभी भी किया जाता है। लड़का लड़की के अभी हमारे देखते देखते था, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अब धीरे धीरे पढ़ाने लगे हैं। अभी मैं जयपुर में कहाँ था, गुजरात में शिविर कर रहा था। वहाँ एक जयपुर की ये राजस्थान की एक फैमिली थी, उनका उनमें ना वो बाल विवाह होता है, और बाल विवाह में भी आटा साटा होता है। आटा साटा मतलब उस घर की लड़की इस घर में आएगी, इस घर की लड़की उस घर में जाएगी। एक्सचेंज ऑफर। और जब वो क्लास 3 में थी तब उसकी शादी तय हो गई थी। अब शिविर के दौरान ये 2 लड़कियां एक साथ थी ना, जिसकी मैंने कहानी आपको सुनाई, आईटी वाली। ये 2 केस बहुत शानदार थे एक ही शिविर में। एक वो 27 साल की लड़की जो कहती है मैंने आईटी किया है और मैं इतनी सैलरी और चिल और सारी बात, है ना। और ये दूसरी लड़की जिसकी क्लास 6 में शादी हो गई, उसकी दूसरी बहन क्लास 3rd में थी, उसकी भी शादी उसके साथ ही तय हो गई और एक ही परिवार में तय हो गई, है ना। अब वो लड़की जब कॉलेज में आई है तो अब उसको लगता है कि नहीं, मैं ये सब शादी जो कुछ घर में तय हुई है मैं शादी को करना नहीं चाहती हूँ। उसने रीज़न भी बताया कि हमारे जिस घर में मैं शादी होकर जाने वाली हूँ उसके सारे पुरुष मुंबई में जॉब करते हैं और केवल घर में महिलाएं रहती हैं और पुरुष 2-4-6 महीने में कभी कभी आते जाते रहते हैं। और वो महिलाओं का जो ना रैगिंग सेंटर अब जो खुश नहीं रहेंगी महिलाएं वो क्या करेंगी? जो नई बहू आएगी वही उनके लिए मनोरंजन का साधन है। जैसे हॉस्टल में नई आने वाले की रैगिंग होती है तो बोली मैं जाने वाली नहीं हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी ये बहन की शादी भी कैंसिल हो जाएगी और हमको जात बाहर कर दिया जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन बताओ। ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, ये हमारी पूरी परंपरा से चला आ रहा है। तो एक परंपरा से हम किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि आदमी को ये खरीदने बेचने का दौर, कहाँ बचपन में शादी तय हो गई, कहाँ झंझट कर डाले। तो इतनी सारी चीज़ों को तो अब ये समझ में आ गया कम से कम, नहीं भाई देखो, अब लगभग हम
बेटियों को और बेटा बेटियों को एक समानता की जगह दे रहे हैं बराबर, बढ़िया। तो मेरे को लग रहा है हम काफ़ी एक बेहतर जगह में हैं। तो मात्र 25 साल पहले, 50 साल पहले हमको ये समझ में आया है कि मानव खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है, मानव संसाधन नहीं है। आज तक हमारा मैनेजमेंटल साइंस उसको ह्यूमन रिसोर्स बोल के पढ़ाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानव साधन है। ये मानव संसाधन का क्या मतलब है? इसका मतलब हम फैक्ट्री के लिए मशीन तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए हेल्पिंग हैंड्स तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा हमने मानव को मान के चला। साधन और मानव में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? साधन और मानव में क्या फर्क है? साधन वो चीज है जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करे, उसका नाम साधन है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है, उसका नाम मानव है। जैसे कोई हमको यूज कर ले, अपनी मर्जी से हम किसी के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन हमको पता चले कि किसी ने हमको यूज किया है, तब कैसा लगता है? हमको खराब लगता है। तो इसका मतलब है मानव होने का मतलब ही है जो स्वयं अपने उपयोग को, अपनी उपयोगिता को स्वयं सुनिश्चित करे, उसका नाम मानव है। अभी हम अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित करते हैं कि पैसा हमारी उपयोगिता को सुनिश्चित करता है? जाओ, गई भैंस पानी में। अभी हमारा मानव होना तय ही नहीं हुआ है। अभी हमारा मानव होना तय नहीं हुआ है। यदि पैसा हमारी जिंदगी तय करता है तो हम मशीन हैं। यदि हम पैसे को, हम अपनी जिंदगी को तय करते हैं, फिर ठीक है, जो हम श्रम करेंगे उससे कोई पैसा आता ही है ना, तब एक अलग बात है। तो मेरे को लगता है इन सारी चीज़ों पे जब हम बात करते हैं, ध्यान तो हमारा जाता ही है कि नहीं यार, कोई गैप तो है, इस गैप को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो एक बात समझ में आई कि मानव संसाधन नहीं है, मानव बेचने की चीज़ नहीं है। उसी तरह से इसलिए मानव अमूल्य है। जैसे मानव अमूल्य है, ऐसे ही भौतिक साधन भी अमूल्य है। क्या? भौतिक साधन भी अमूल्य है। अमूल्य का मतलब हम वस्तु खरीद ही नहीं रहे, खरीद ही नहीं सकते, हमारी हैसियत नहीं है, हम केवल एक्सचेंज कर रहे हैं। इसलिए देखो व्यापार को भी सेवा ही कहा गया है। व्यापार भी सेवा ही है कि किसी एक जगह से कोई सामान लेके हम दूसरे लोगों को उपलब्ध करा देते हैं, ये सेवा है। मैं उसको स्टोर करके रेट बढ़ा दूं और फिर मैं निकाल दूं, ऐसा कोई अधिकार आपको दिया नहीं गया है। धरती की सारी संपत्ति पे पूरी धरती की मानवता का अधिकार है। ये सारी धरती की सारी संपत्ति पे किसका अधिकार होगा? सारे जंगल, ये सारी हवा, ये सारा पानी, ये पूरी मानवता के लिए है ना। अब पानी पे कोई अधिकार कर ले, नहीं पानी मेरा है, अब मैं बेचूंगा। तो यहाँ से हमको यदि जनता को देखो, मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि अब हमको ये समझ में आ गया कि इस धरती पे मानव के अवतरित होने में मानव का कोई योगदान नहीं है। प्रकृति में स्वयं स्फूर्त विधि से मानव प्रकट हुआ है, और मानव प्रकट हुआ है तो मानव के अवतरण के पहले, देखो कितनी बढ़िया बात है, एक माँ बाप शादी करते हैं ना, शादी करने में देर कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? अभी हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। तो मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि वो आने वाली इतना बड़ा पेट लेके आती है कि उसका पेट नहीं भर पाएंगे। ये क्या चीज़ के लिए इतनी परेशानी होती है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं शादी मतलब परिवार, परिवार मतलब बच्चे, बच्चे मतलब एजुकेशन, बच्चे मतलब हेल्थ, शादी मतलब तुरंत एक नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। वो बहू के उधर इतने सारे रिश्ते बन गए, उधर इतने सारे रिश्ते बन गए, और संबंधों में, शादियों में आना जाना, लेन देन। जब तक शादी नहीं हुई तब तक कनेक्शन, तब तक नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तब तक नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। शादी होते ही तुरंत एकदम से नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है, आप बहुत सारी जगह बहुत कुछ हो जाते हो, और फिर आना जाना, लेन देन,
ना, सब करना पड़ता है। इसलिए हमको लगता है कि नहीं भाई, शादी होने के पहले हम फाइनेंशियली स्टेबल हों ताकि हम सारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सकें और अपने परिवार को चला सकें। शादी होने के पहले हमारे 2 बच्चे आएंगे, 1 बच्चा आएगा, या हमारे को जीना है, उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी हम करते हैं। इस नेचर ने कितनी बड़ी तैयारी की है कि मेरा मानव रूपी बच्चा आएगा। इस नेचर ने कितने साल तैयारी की है कि मेरा मानव रूपी बच्चा आएगा, वो जाम भी खाएगा, वो नींबू भी खाएगा, वो एप्पल भी खाएगा, है ना, और क्या खाएगा, और उसके लिए टेम्परेचर भी इतना ठीक है, उसके लिए बरसात भी होगी, उसके लिए गर्मी भी होगी, उसके लिए ताकि फसल पक जाए, है ना। कैसे इस धरती को पता चला होगा कि 23 डिग्री अपने एक्सेस पे टिल्ट रहेगी तो धरती पर ऋतु परिवर्तन होगा तो मेरा बच्चा आएगा। सोचते नहीं हो? क्या लगता है इस धरती ने कितने साल मेहनत की होगी तब ये तैयारी हुई है कि इसका जलवायु, इसका टेम्परेचर, इसकी हवा, इसकी सांस, इसके तमाम तरह के औषधियाँ, इमारती लकड़ी, दलहन, तिलहन, है ना, इतना सारा फॉरेस्ट, इतने सारे पशु, सब पहले से तैयार हो गए हैं, तब मानव लैंड किया है, तब मानव प्रकृति के गर्भ से प्रकट हुआ है। कितने साल की तैयारी? क्या लगता है, ऐसा सोचना ठीक है कि नहीं है? ये भावुकता है। ऐसा सोचना ठीक है कि भावुकता है? ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? तो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतनी तैयारी करते हैं और बच्चा उसको समझ पाता है तो माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होता है। तो आज यदि हमको समझ में आता है कि पूरी मानव जाति के अवतरण के लिए क्या नेचर में सेटिंग होगी, क्या नेचर में व्यवस्था होगी कि इतना सब कुछ भरा पूरा दिया है, तो प्रकृति के प्रति भाव कैसा होगा? माँ ही है, सच्चाई में माँ है। धरती को जब माँ बोलते थे तो वो हमको कई बार लग सकता है क्या यार माँ माँ बोल रहे हैं। सच में वो माँ है ना, बिल्कुल माँ ही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, है ना, बच्चा आने के पहले माँ को दूध आ जाता है, बच्चा आने के बाद दूध आता है कि पहले से ही माँ देर नहीं रहती है उसमें। बच्चे के लिए बच्चा ऐसा नहीं है भूख से तड़प रहा है और दूध आया ही नहीं है, देर हो गई आने में। यदि इस प्रकृति पे मानव अवतरित हुआ है, सब कुछ पहले से उपलब्ध हुआ है, तब मानव आया है, तो कैसा लगता है? तो इस नेचर के प्रति, इस धरती के प्रति, इस पूरी एम्बियंस के प्रति, मेरे को तो ये प्लेनेट देखने से इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है ना। ये प्लेनेट इतना बढ़िया है, इसको उजाड़ देंगे और चांद पे जाके सूसू साफ करके पिएंगे। एलन मस्क मंगल पे ले जाएगा। एलन मस्क को ये दिमाग में नहीं आता कि इधर कुछ कर सकते, मतलब इतना दिमाग वाला आदमी है तो यार इधर कुछ कर ले भाई। इधर करने की अकल नहीं है हमारे पास। एलन मस्क को डालना कोई ईमेल कि तुम्हारे को बहुत अकल वाला आदमी मानते हैं, तुम धरती पे कुछ अकल लगाओ, ये धरती ये प्लेनेट ठीक ठाक बना रहे। बोलिए। एक मिनट भैया, 2 मिनट बैठिए 2 मिनट बैठिए 2 मिनट बैठिए। हाँ जी बोलिए। थोड़ा माहौल में थोड़ा कुछ भाव का प्रोडक्शन हो जाए। कुछ भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। हाँ जी बोलिए। हाँ अभी तो हम एक दूसरे को यूज करने की सोच रहे। हे एहसान फरामोश लोगों,
हमारे यहाँ कहते हैं सर कि एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। हाँ। तो अभी तक हम लोग सब सावन के अंधे रहे हैं, ऐसा अब हमें महसूस हो रहा है कि हम भी श्रम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है और उस पैसे से हम दूसरी चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, श्रम से श्रम खरीद रहे हैं। लेकिन खरीदने का ईगो है, ईगो है, खरीदने से दुरुपयोग करने का सेंस आता है, साहस आता खरीदने है। से दूसरे को छोटा दिखाने का सेंस आता है। उसमें कोई गिल्ट फील नहीं होता है कि बड़ा घमंड की हम ये सब खरीद रहे हैं। लेकिन जब आपकी अभी की वार्ता से एक पल को इतनी शर्मिंदगी, जैसे सब आवरण हट जाते हैं ना, वैसे हटे और ये लगता है हम तो श्रम खरीद रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो हम उपभोग कर रहे हैं उसका तो हम कुछ वापस ही नहीं कर पा रहे हैं। जो हम ले रहे हैं पृथ्वी से, धरती से, प्राकृतिक संसाधनों से, उसका लेश मात्र भी हम वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने लायक भी नहीं है, इसलिए हम उन संसाधनों को प्रयोग करते हैं। तो उनको प्रयोग करने में हमें बहुत ज़्यादा कृतज्ञ और सावधान रहने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा जब इतना खराब लग रहा है, थोड़ा सा और लग जाए, है ना, तो एक आखिरी चोट और कर दूं, एक आखिरी चोट और कर देता हूं। देखिए, अभी हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो दुरुपयोग करते नहीं हैं और हम तो ठीक ठाक लोग हैं, ऐसा आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे। और जो लोग दुरुपयोग करते भी हैं वो मानता कहाँ, धीरे से कहाँ ध्यान में आता है, आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और अभी तो हमने यही माना है कि जितने ज़्यादा साधन, जितना ज़्यादा दुरुपयोग, उतना बड़ा आदमी। दूसरा करता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, पर हम भी बड़ा मानते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है। अब मैं ये कहता हूँ कि देखो, जो यदि मैं किसी एक स्टाफ को रखता हूँ, मैं उसको सैलरी देता हूँ और उसने, मैं जिस काम के लिए सैलरी देता हूँ वो काम किया ही नहीं है, तो दुरुपयोग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, पक्का। एक बात हो गई। अब ये समझ में आया कि बेसिकली ये शरीर को क्यों जिंदा रखना है, इस शरीर को क्यों बनाए रखना है। ये देखो, ये जिंदा क्यों रहना है, घोड़ा क्यों पाला? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। है क्या क्या बोल दिया? घुड़सवारी के लिए। सही बोला बेटा, यही सही बोला। हमने तो घोड़ा पाला घुड़सवारी का शौक पूरा करने के लिए। तो कुल मिला के अपन घुड़सवारी कर रहे, है ना, और उतने शौक में जिंदगी पूरी हो जा रही। ऐसी बात। 2 मिनट बैठिए, ये फ्लो पूरा होने दीजिए, फिर बात करें। उसी संबंधित है भैया। अभी 2 मिनट रुकिए, रुकिए 2 मिनट रुकिए। तो ये बात समझ में आया कि देखो, ये नेचर, ये हम समझें कि नहीं समझें, सच्चाई ये है कि मैं हूं, सुख की निरंतरता चाहता हूं, समाधान से सुखी होता हूं। समाधानित होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो शरीर घोड़ा किस बात के लिए? घोड़ा किसका है? मेरा है। किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। माँ बाप भी प्रकृति है। माँ बाप शरीर के ढंग से देख, हमारा ज़्यादा कोई योगदान है नहीं, बच्चे पैदा होने में हमारा ज़्यादा कोई योगदान है नहीं, शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल प्राकृतिक घटना है और प्रकृति की देन है। तो इससे यह समझ में आया कि बेसिकली मैं हूं और मुझको ये शरीर मेरे माँ बाप से उपलब्ध हुआ, प्रकृति से उपलब्ध हुआ। और बेसिकली किस पर्पस के लिए उपलब्ध हुआ? तो पर्पस इतना ही है कि मैं सुख की निरंतरता को पाना चाहता हूं, समाधान से सुखी होता हूं। समझने समझाने के लिए ये शरीर एकमात्र साधन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस काम के लिए घोड़ा मिला। और घोड़े का उपयोग कहां किया जा रहा है? घुड़सवारी के लिए। तो जिस काम के लिए पेमेंट मिला था उस काम के लिए यूज हुआ कि कहीं मिसयूज हो रहा है? मिसयूज हो रहा है तो सारा ही दुरुपयोग है, खत्म। तो चाहे आप एक घर के एक कमरे के घर में रह रहे हो,
तो हमको भी ज्ञान, हमको भी किसी जागृति का पता नहीं है, हमको भी किसी समाधान के लिए जीना है उसका पता नहीं है। चाहे कोई 1000 घर के कमरे में रहता है, उसको भी जागृति का पता नहीं है। दोनों ही दुरुपयोग कर रहे हैं। एक दुरुपयोग थोड़ा कम कर रहा है, एक दुरुपयोग दूसरा भी उतना ही करना चाहता है, अभी उसको मिला नहीं। मानसिकता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस अर्थ में हम इस प्लेनेट पे हैं, जिस अर्थ में मैं शरीर चलाता हूँ, प्रमाण क्या है कि उसी अर्थ में चलाता हूँ। आप ही ठीक कह रहे हो, इसका प्रमाण क्या है? कुछ भी कर लो खुश नहीं रहोगे, और ये करने से खुश होते हैं ये भी पक्का है। इससे सिद्ध होता है ये इसी काम के लिए था। तो इससे ये समझ में आया कि यदि मैं समाधानित होने के लिए और दूसरों की जिंदगी में वो अपना दिया जला लूं और मेरे दिए से दूसरों का दिया भी जला दूं, इस काम के लिए शरीर है ना। बढ़िया। तो खूब खूब आपको धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 20 मिनट बाद। 5 बजे।